हेलो दोस्तों, मैं हूँ अशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल इडियट चैनल। आज हम बताएंगे ये आपको 12 प्लस का हिस्ट्री का हम क्वेश्चन आपको दे चुके थे पहले, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। और बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड है और ख़ास करके आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए ऐसे चैनल में आंसर यानी पीडीएफ फॉर्म में या आंसर को लिखित रूप में बहुत कम ही ये करते हैं। सबको ये ऐसे बोर्ड में पिक्चर में ठीक है समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे जैक बोर्ड के जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं 2021 के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसी का इसमें आप अगर इसको आंसर पहले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इसको आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम इसको ये करेंगे, पहले पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं या इसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपको पूरी तरीक़ा से सब क्वेश्चनों का आंसर ऑब्जेक्टिव भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ इसका जो सारे क्वेश्चनों का आंसर है 31 तक, सिर्फ यहाँ पे हम आपको जो है डायग्राम यानी भारत का मानचित्र जो है उसको नहीं बताएंगे। यहाँ पे 33 नंबर 33 नंबर मैथ सिर्फ यहाँ पे छूटेगा आपका 32 और 33, बाकी 31 तक हम सभी क्वेश्चनों को बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाले हैं क्योंकि आधा घंटा करीब करीब लग ही जाएगा। तो आप लोग से मैं ही रिक्वेस्ट रखेंगे कि वीडियो को मत स्किप कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे कुछ आपको लैंग्वेज मिलेगा जो आप इजीली तरीक़ा से आप समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये आपका किताबी भाषा से नहीं है, एक थॉट प्रोसेस से इसको लिखा हुआ भाषा है। तो चलिए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन भी होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टोला के रूप में विख्यात है। तो यहाँ पे होगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, उसके बाद हम फटाफट क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो 18 दिन। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। तो बिंदुसार। गुप्त काल राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त, समुद्रगुप्त को। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था। तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। बिजक में किसका उपदेश संग्रहित था। तो कबीर का। आमुक्त मुल्लद नामक ग्रंथों का लेखक कौन था। तो देवराय द्वितीयक। ठीक है, देवराय द्वितीयक का अर्थ होता है कि ये द्वितीय शासक में आए थे, इसलिए द्वितीयक बोला जाता है। जैसा अभी मोदी सरकार का गवर्नमेंट चल रहा है तो ये अभी मोदी 1 5 साल पहले यानी 19 तक, अभी जो चल रहा है मोदी 2 में चल रहा है। ठीक, तो इसी तरह का इसका देवराज द्वितीयक में था। तो किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था। तो अकबर बादशाह बने, अकबर जब शासक थे तब ये हटाया गया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। फतेहपुर सीकरी पर। ठीक है, उसके बाद बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने की। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्निस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो 1885 में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो मोतीलाल नेहरू और टी.आर. दास ने। ठीक, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो महात्मा गांधी ने। भारतीय संविधान किस तिथि और किस वर्ष लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ से शुरू होता आपका ग्रुप बी और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 अंक करके मिलेगा। और आपको हम जो खास करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें भी ये सब क्वेश्चन होंगे। जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उतने में ही सब क्वेश्चन अब हम उसको अब ये करके एक सेट के रूप में हम आपको देंगे। तो जो पहले उस वीडियो को नहीं देखे उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि हम हिस्ट्री का जो है आज के 12 प्लस का जैक बोर्ड का हिस्ट्री के हम सिलेबस बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं, लगभग 80 से प्लस ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं और सेक्शन ग्रुप करके सभी क्वेश्चनों को हम बताएं। उन सब वीडियो को आप देख लीजिए, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, हम लिंक दे देंगे तो आप उस जाकर उस लिंक को भी देख सकते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन स्रोत हैं। उसके बाद यहाँ पे है पुरातत्व स्रोत और साहित्य स्रोत। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 23 नवंबर 1542 अमरकोट में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों का नाम लिखिए। तो 4 महापुरुष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आएंगे, महात्मा गांधी आएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे इसको भी हम लिख सकते हैं। और हमारे जो है मुसलमान अगर एक तो देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सारी चीज़ जो है आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आपका सेक्शन। अब यहाँ पे सेक्शन 1 जो है यहाँ पे 19 नंबर से शुरू होगा, 19, 20 और 21 रहेगा। इन सभी क्वेश्चनों में आपको 5 अंक करके मिलेंगे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को विशाल सेनानगर के विषय में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता में से एक विशेषता विशाल सेनानगर या सार्वजनिक सेनानगर है।
ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो का जो विशाल सेनानगर था उनमें एक ये था कि एक सार्वजनिक सेनानगर था, सब कोई इसमें स्नान कर सकता था। ऐसा अनुमान है कि अवसरों धार्मिक की आम जनता नहाने नहाने के प्रयोग में लाया जाता था, तो उसमें आम जनता लाते थे। इस तालाब इतना मजबूत बना हुआ है कि हजारों वर्ष के बाद भी यहाँ वैसा बना हुआ है। जहाँ विशाल सेनानगर का जलाशय दुर्ग के लिए टीलों में है, विशाल सेनानगर एक विशाल आंगन में बना हुआ था। विशाल जो श्रीनगर था ये आपका राज दरबार के आंगन में ही था। इसके चारों ओर गलियारा था, गलियारा मतलब इसके चारों ओर गली उली थी। ठीक है, चारों ओर से आदमी चल फिर सकता था। इसको बीच में रखा गया था। सेनानगर के तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो उत्तर साइड और दक्षिण साइड में सीढ़ी बनी हुई थी, क्योंकि अगर आप उसके नीचे तक आप जाएंगे तो वो आपको सीढ़ी के माध्यम से जाना पड़ता। तो इस तरह करके यहाँ पे है। इसको कितना लंबा है कितना चौड़ा, ये छोटे से आंसर में इसको लिखा गया है, तो आप इसको आराम से लिख लीजिएगा वीडियो को प्ले पॉज करके। अगर कोई स्टूडेंट मोबाइल से इसको लिख के प्ले पॉज करके लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप 500 रुपये इसमें ये करना पड़ेगा। 500 रुपये पे करके आप इसको PDF ले सकते हैं। सिर्फ हिस्ट्री का ही इसका ही PDF देंगे ऐसा नहीं, 12 क्लास के इंक्लूडिंग, यानी अभी से लेकर अगर आप एग्ज़ाम तक जो भी मटेरियल बनेगा, जो भी हम आपको हेल्प करेंगे इसमें हिस्ट्री का, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, चैप्टर वाइज नोट तो ऐसे नहीं मिलेगा आपको, इसी तरह का नोट हम दे पाएंगे। चैप्टर वाइज नोट्स मेरे पास फ़िलहाल में नहीं है, क्योंकि दूसरे टीचर पढ़ाते हैं। इनका स्टूडेंट का जो है नोट्स जैसे जैसे बनता जाएगा वो हम दे पाएंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर, मॉडल सेट, सारी कुछ आपको सिर्फ केवल 500 रुपये, और दूसरा और कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है वो अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। महान जनपद से आप क्या समझते हैं? 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महान जनपद का उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिला है। इनमें से कतिपय राज्य राजतंत्रात्मक थे और कुछ गणराज्य थे। इन युग में 16 जनपद निम्नलिखित हैं। अंगन, तो ये सब 16 जनपद होंगे, इनको आप देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अंगन, मंथन, काशी, कैसाल, वज्रविमल, चांदी, इस तरह करके है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। हिरयान, इसको हिरयान और महायान के नाम में यहाँ पे अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे तर्क के स्थान पर विश्वास। ठीक है, तर्क के स्थान पर विश्वास। तो हिनवन वाले लोग यानी जो व्यक्ति थे परंपरागत और अच्छे कर्मों पर जोड़ देता था। ठीक है, देता था, जोड़ देता था इसमें। और यहाँ पे है उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अवसरों पर फल मिलता है। जब देवता बुरे कर्मों के फल से नहीं बचा सकता तो देवता की पूजा करने से क्या लाभ? परंतु महायान वाले विश्वास पूंजी और आर्थिक पर जोर देता था, इसलिए उन्होंने बौद्ध की पूजा करना आरंभ कर दी। इस प्रकार तर्क के स्थान पर विश्वास लेने लगा। ठीक है, यानी हिनयान लोग क्या कहते थे, वो जो ये होते थे अच्छे कर्मों पर ही वो लोग जोर देते थे और किसी को पूजा पाठ नहीं करते थे, क्योंकि उसको मानना था कि कोई देवता का पूजा करते तो वो भी तो बुरे कर्म करते हैं बहुत सारे, तो वो फिर अपने बुरे कर्म से अगर नहीं बच पा रहे तो हम लोग को कैसे बचाएंगे। और हिनयान का जो लोग ये था, महायान का जो लोग थे, उनमें पूंजी पर, आर्थिक पर वो लोग जोर देते थे। ठीक है, तो इस तरीक़े का यहाँ पे बात था। दूसरा, मूर्ति पूजा। महायान धर्मों को मानने वाले बुद्ध को देवता मानने लगे, जबकि हिनयान वाले बुद्ध के केवल महान मनुष्य समझते थे। वे बुद्ध के मूर्ति बनाने के पक्ष में नहीं थे, परंतु महायान धर्म अवलंबी और उनकी पत्थर की मूर्तियाँ बनाने आरंभ कर दी। तो इस तरीक़ा के यहाँ पे 3 पॉइंट 4 पॉइंट यहाँ पे है। आप इनको प्ले पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा बताने में हमको 3 घंटा का समय लग जाएगा, क्योंकि इसको लिखने में काफ़ी 3 घंटे, कम से कम 1 ही घंटा का अगर समय लगे तो काफ़ी समय आप थक जाएंगे। तो सिर्फ अब तक हम इसको नोट पहुँचाने के लिए थोड़ा सा हम ये कर देंगे, आप इसको प्ले पॉज करके लिख लीजिएगा।
ठीक है। किताबुल हिंद विषय से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे किताब का नाम था जो किताबुल हिंद था, ठीक है। यहाँ पे किताबुल हिंद, यहाँ पे जो है ये उर्दू शब्द या अरबी शब्द से ही इसको लाया गया है। किताबुल हिंद इस ग्रंथों की रचना उब्बे उब्बे किशान ने यात्रा अलबिरूनी द्वारा अरबी भाषा में की गई। इसको अरबी भाषा में किया गया था। इसकी भाषा सरल और स्पष्टता है। इसमें कुछ 80 अध्याय है। इसके मुख्य विषय धर्म और दर्शन, त्यौहार होगा शायद, त्यौहार, गोल विज्ञान, भूगोल यहाँ पे होना चाहिए, भूगोल विज्ञान। तो इस तरह करके यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। और इसमें वीडियो में शायद इसका जो है लिखावट कुछ साफ़ नहीं आते हैं, लेकिन इसका पीडीएफ में क्लियर आ जाएंगे, क्योंकि ये पीडीएफ पहले हम उसको पीडीएफ किए हैं और फिर उसको वीडियो बन रहा है, फिर इसमें थोड़ा सा एमबी और ये हो रहा है, तो इसके चलते ये क्या हो रहा है, आपका क्लियर कट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको पीडीएफ लेने की कोशिश करेंगे अगर आप इच्छुक है तो। फिर अगर नहीं आप इंटरेस्टेड है कोई बात नहीं। 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, अमर नायक कौन था? विजयनगर प्रशासन में उनका क्या योगदान था? नायक और अमर नायक विजय है, यहाँ पे विजयनगर का शासक था। अमर नायक का कार्य, अमर नायक सैनिक कमांड थे जिन्होंने राजा द्वारा प्रशासन के लिए राजतंत्र दिए जाते थे। अमर नायक यहाँ पे कर्म शिल्पियों तथा व्यापारिक से भू स्वराज तथा अन्न कर असूल करता था। यहाँ पे जो है अमर नायक जो है वो कार्य नायक वो सैनिक के ऊपर ध्यान देते थे, और यहाँ पे अमर नायक जो है, ठीक है, अमर नायक तो ये कर्मियों पर ये व्यापार ये करते थे। तो इस तरह करके यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, लगभग 6-5 पॉइंट लिखा गया है। अकबर के दरबार में नवरत्नों के बारे में आप क्या जानते हैं? अकबर के दरबार में नवरत्न जो था वो बीरबल था, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग था। नवरत्न का अर्थ होते हैं वो कौन कौन अच्छे आदमी रहते थे। तो एक राजा के पास जितने भी आदमी रहते हैं सभी को वहाँ पे नवरत्न कहा जाता है। तो उन सब का यहाँ पे नाम होगा। बहुत सारे आदमी रहते थे, उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अब्दुल फजल था, उसके बाद बीरबल था, टोडरमल जो था वो आर्थिक स्थिति को देखते थे, वित्त मंत्री था। तो इस तरीके के यहाँ पे सभी कुछ हैं। तन सिंह था, फैजली था, तो सबका यहाँ पे कुछ कुछ करके लिखा गया है। अब्दुल फ़कीर खनखना था। तो इस तरीक़ा के 6 आदमी का नाम का यहाँ पे डिटेल से दिया गया है, और ऊपर में कुछ और आदमी का नाम लिखा गया है। यहाँ सबका शुरू होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका 4 क्वेश्चन रहेंगे, इनमें से भी 5 नंबर करके आपको मिलेगा। साँवतालों विद्रोह के मुख्य कारणों का उल्लेख करें। साँवताल विद्रोह क्यों हुआ था, उनका मुख्य कारण क्या थे, उनका यहाँ पे उल्लेख करने के लिए आपको कहा जा रहा है। साँवताल द्वारा ब्रिटिश शासक के यहाँ पे वृद्धि के विवाद के कारण जो निम्नलिखित है। साँवताल द्वारा राजमहल की पहाड़ियों पर 1800 ईस्वी के आसपास आगमन हुआ, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए साँवताल को ज़मीन का बंदोबस्त बसने के लिए दिया, निमंत्रण दिया। यहाँ साँवताल के गांव और जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई। ब्रिटिश लोग हकीकत में जो है साँवताल को राजमहल में, यानी ये आपका आते हैं साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं राजमहल। और अगर देखा जाए तो राजमहल एक कंस्टिट्यूंसी भी है, यानी वहाँ पे संसद सदस्य भी वहाँ से आते हैं चुन के, और वहाँ से एक आपका जो झारखंड का एमएलए है वहाँ उससे भी आते हैं, ठीक है। यानी अगर आप इसको अगर काउंटिंग के हिसाब से देखेंगे तो राजमहल से आपका जो है काउंटिंग होता है। झारखंड के लोकसभा का सदस्यों का सीट और अब विधानसभा का सीट दोनों का काउंटिंग वहीं से शुरू होता है, ठीक है, झारखंड में। जैसे आप पाकुड़ को देखेंगे तो पाकुड़ का 5 आएगा, तो उसी तरह वहाँ राजमहल का संख्या जो है विधायक एमएलए का सीट संख्या वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके तो यहाँ पे वही लोग साँवताल लोग को आमंत्रण दिए। जब फिर उन लोग आए तो फिर उन लोग का वंश विस्तार होने लगे, तो फिर उन लोग को लगा कि हम लोग को अंग्रेज़ लोग शासन कर रहे हैं, ये कर रहे, फिर उन लोग विरोध किए। फिर उस तरह करके वो एक विद्रोह बना था। उसके बाद फिर जाकर लास्ट में आखिर में अंग्रेज़ को देश छोड़ के जाना पड़ा था। तो ये काफ़ी ये चीज़ है। जब इसको हम ऐसे तो एक क्वेश्चन करके एक दिन करके लेंगे, लेकिन अभी सभी चीज़ों का नोट्स आपको दे रहे हैं, अभी इसको लिखिए और तैयारी करें। फिर जब हम बोर्ड में आपको समझाएंगे सारे चीज़ समझाएंगे, हिस्ट्री का कुछ पिक्चर लेकर और मानचित्रों को फिर दिखाकर इन सबको भी करेंगे। 1897 के
विद्रोह के लिए डलहौजी कहाँ तक उत्तरदायी था? तो ये डलहौजी के लिए कहाँ तक उत्तरदायी था? डलहौजी कहाँ तक वो 1897 के विद्रोह को आगे लेके गया था? तो 1897 के विद्रोह के लिए डलहौजी नीति मुख्य रूप से उत्तरदायी था, यानी डलहौजी नीति जो बनाया गया था वही आपका जो है मुख्य रूप से हम लोग के लिए उत्तरदायी था। व्यक्तिगत नीति, डलहौजी में व्यक्तिगत नीति था, धार्मिक नियुक्त अधिनियम था, उसके बाद अंग्रेज अधिकारी अवसर अपने मौखिक वचन का जो है अवहेलना करता था। तो इन सब जो है मुद्दे यहाँ पे लिखा गया है, इन सबको पॉइंट टू पॉइंट करके आप लिखेंगे। और ख़ास करके अगर पूरा डिटेल्स इसको आप नहीं ये कर पाएंगे तो पहले एक बार इसको पढ़िए और समझिए, समझने के बाद फिर इसको अपने भाषा से आप अपने एक बार लिखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ पॉइंट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, पूरा चीज़ आपको याद नहीं करना पड़ेगा रट्टा मार के। अगर रट्टा मार के याद करने आप स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप थक जाइएगा, इस तरह नहीं होगा। और ख़ास करके जो टीचर लोग हैं उनको मैं ही बताएंगे, बहुत सारे ऐसे टीचर जो है ट्यूशन टीचर मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं। खासकर इसके ज़्यादातर हम अगर देखेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादातर ट्यूशन टीचर ही हैं इसमें शामिल। तो उनको मैं ही बताएंगे कि आप इनका पीडीएफ की व्यवस्था करके आप स्टूडेंट को लिखा सकते हैं। ऐसे चैप्टर वाइज नहीं लिखाइएगा, सेट करके आप क्वेश्चन दे दीजिए और उसी के हिसाब से इसको लिखाइए, ठीक है। तो आपका जो है सिलेबस कंप्लीट करने का एक ये कम होगा, क्योंकि आप ही को अगर आप आर्ट्स का पढ़ाते हैं, आप कुछ बच्चे हैं 10 12 20 बच्चे हैं, तो उसको अब सब्जेक्ट वाइज पढ़ाना स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। भारत का संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का वर्णन करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता थे, तो वो भारत के संविधान निर्माण में कहाँ तक वो ये उसको मतलब बेहतर बनाए हैं, उसकी जिम्मेदारी या उसका भूमिका क्या, उनको यहाँ पे बात करने के लिए कहा जा रहा है। ये 28 नंबर क्वेश्चन है। और इन सब क्वेश्चनों का अगर आप लिखेंगे तो ये आपको 8 नंबर करके मिलेगा। शायद हम लोग यहीं से थे, डलहौजी वाला रॉलेट एक्ट तो था नहीं। उसके बाद यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन को लिखा गया है, ठीक है। या हो सकता है जब इसको पीडीएफ किए थे तो शायद इसका क्वेश्चन कुछ छूट गया होगा इधर उधर। 21 के बाद डायरेक्ट 28 आ गया, तो उसका मतलब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एक पेज का छूटा होगा, 1-2 पेज का। खैर जो भी है, 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है डी, और इन सब में 8 नंबर करके मिलेगा। और मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण योजना का प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। यहाँ पे सारी विशेषताओं का जो है उल्लेख किया गया है। तो आप इसको प्ले पॉज करके ही लिखना होगा आपको, इससे और कुछ ऐसे ये नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि आप लोग इसको प्ले पॉज करके लिखेंगे, और सिर्फ अब तक हम इस चीज़ को पहुंचाना ही मेरा मेन बात है। और हम एक्चुअल में अगर देखेंगे तो हम साइंस का टीचर हैं, हम आर्ट्स सब्जेक्ट का टीचर नहीं हैं। लेकिन मेरा इंस्टीट्यूट है तो इसलिए इंस्टीट्यूट में और टीचर पढ़ाते हैं, तो उन्हीं सब का नोट्स यानी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सिर्फ ऑनलाइन में देने की हम कोशिश करते हैं, यही मेरा इस चैनल का मकसद है। लेकिन आर्ट्स के साइंस के जो भी सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्ट हम ही पढ़ाते हैं। खास करके मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट को ये करते हैं, डील करते हैं। तो उन सब का हम फिर बेहतर ढंग से आपको समझा पाएंगे। लेकिन इनका भी ऐसे तो हम अभी नोट सबको दे रहे हैं, लेकिन जब समझाएंगे, जैसे इकोनॉमिक्स सबको आता है तो इकोनॉमिक्स हम पूरी तरीके से आप लोग को हम दे देंगे। और कुछ दिन में ही साइंस और आर्ट्स दोनों का इकोनॉमिक्स अलग अलग टाइप से उनका हम वीडियो बना के उनका अलग अलग नोट्स अभी टाइपिंग में चल रहे हैं सब कुछ। आशा करते हैं कि अगस्त तक बहुत सारे ऐसे कुछ आप लोग के लिए आ जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट जोड़ना चाहते हैं उनसे ही रिक्वेस्ट रखेंगे कि आप ज़रूर पहले जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि बहुत सारे नोट्स अभी हम देना स्टार्ट कर दिए, फिर बाद में आइएगा तो बहुत सारे नोट्स आपका छूट भी सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नोट्स होते हैं जो पता नहीं है कि कौन नोट्स आपको दिए और कौन छूट गया है। तो इसीलिए हम आशा करेंगे कि जिसको भी लेने का ये है, अगर चाहत है आप लेना चाहते हैं तो आप लेट मत कीजिएगा, उसको ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।